स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड के 2019 के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है ये सॉल्व किया था। 20 मिनट्स गुजर चुके हैं, हम वो पेपर एग्जामिनर को दे चुके हैं और अब हमें दे दिया गया है सब्जेक्टिव पेपर जिसमें होता है सेक्शन बी और साथ में होता है सेक्शन सी। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी को। इसके लिए हम देखते हैं कि सेक्शन बी और सेक्शन सी के टोटल मार्क्स जो होते हैं 53 होते हैं, जिसमें सेक्शन बी के मार्क्स होते हैं 33 और जो टाइम अलाउड है सेक्शन बी और सेक्शन सी को अटेम्प्ट करने के लिए वो है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। अब सेक्शन बी जो है वो हमने देखना है कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं 15 पार्ट्स, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि इसमें से सिर्फ 11 पार्ट्स हमने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सारे पार्ट्स जो हैं वो 3 मार्क्स के ही हैं और हमने 11 इनमें से पार्ट्स करने हैं और किसी भी पार्ट की जो आंसर है वो 3 to 4 लाइंस एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये हमें इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट हम यहाँ पर क्योंकि एग्जाम में आपने जो है वो सिर्फ 11 पार्ट सॉल्व करने हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे यानी कि 15 के 15 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि डिफाइन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, ऑल्सो राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें मॉलिक्यूलर मास को और फॉर्मूला मास को डिफाइन करना है और एक एक एग्जाम्पल देनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी आंसर शीट की तरफ। उस पर हम लिखेंगे, ये हम आ गए अपनी आंसर शीट पे। आंसर शीट में हमने फर्स्ट हेडिंग ऊपर टॉप पे लिखना है सेक्शन बी, क्योंकि हम सेक्शन बी को सॉल्व करने लगे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्योंकि सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर उसकी, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, वरना फिर आप पार्ट नंबर, करेक्ट पार्ट नंबर यहाँ पर मैंशन करेंगे। उसके बाद इसका आंसर हम लिखेंगे। तो उसके लिए डिफाइन करना है पहले मॉलिक्यूलर मास को, तो हमने मॉलिक्यूलर मास की हेडिंग दी। फिर हमने डेफिनेशन की हेडिंग दी। फिर हमने डेफिनेशन इसकी बता दी कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है कि हम सम ऑफ डिफरेंट मैसेस, जो मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स होते हैं उनके मैसेस को जब हम सम करते हैं तो वो इक्वल होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल के, और इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। फिर हमने इसकी एग्जांपल दे दी क्योंकि इन्होंने कहा साथ में एग्जांपल भी देनी है दोनों की। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की हमने यहाँ एग्जांपल दे दी, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया। फिर दूसरा हमने इसमें जो इसके दूसरा जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है फॉर्मूला मास। तो हमने जो है वो फार्मूला मास की जो है वो डेफिनेशन यहाँ पर देंगे। हमने फार्मूला मास की डेफिनेशन दी कि जितना एक फार्मूला यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड का, इसके अंदर जितने भी एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं उनका जब हम एटॉमिक मासेस को सम करते हैं तो उसको हम फार्मूला मास कहते हैं। और साथ एग्जाम्पल हमने किसकी दी, सोडियम क्लोराइड की। वापस आए हम अपने क्वेश्चन पेपर पे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें वो कहते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर मेटल इज 63.6 AMU। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ कॉपर। अब हमें बता दिया है कि एटॉमिक मास कॉपर का ये होता है और जो है वो 3.5 मोल्स ऑफ कॉपर का जो है वो मास कितना होगा, तो ये हमें जानना है, यानी हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम दोबारा अपनी आंसर शीट की तरफ आए। हमने पार्ट 2 की जो है वो यहाँ पर मेंशन किया कि ये पार्ट 2 है। उसके बाद इसकी हमने, अब देखिए न्यूमेरिकल है ना, तो न्यूमेरिकल के लिए हम किस तरह करेंगे कि हम पहले डेटा की हेडिंग देंगे या गिवन की हेडिंग देंगे। उसमें हम लिखेंगे जो चीज़ें गिवन है। अब इसमें क्या गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर मेटल जो कि 63.6 AMU है, ये हमने यहाँ लिखा। फिर हमने जो है देखा कि कैलकुलेट करना है। अब ये गिवन है कि 3.5 मोल्स ऑफ कॉपर हैं, तो ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमें पता चल रहा है यहाँ से कि एटॉमिक मास गिवन है, मोल्स गिवन है, तो मास फाइंड करना है। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ कॉपर कितना होता है ये कैलकुलेट करना है, तो ये रिक्वायर्ड में लिख दिया। और उसके बाद हमने सॉल्यूशन की हेडिंग दी। सॉल्यूशन में हम जो है उसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे कि हमने जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, फिर उसको हमने अरेंज करके इसमें वैल्यूज प्लेस करके अपनी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जो कैलकुलेट कर लिया हमने मैथ्स को। अब हमने यहाँ पर नीचे रिजल्ट में बिल्कुल जो ऊपर क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग हमने, यानी मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो न्यूमेरिकल्स हमने कुछ इस तरह से सॉल्व करने हैं। थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन मेडिकल फील्ड। अब ये याद रखिएगा कि देखें 3 यूजेस लिखने हैं। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक एक यूज का एक एक मार्क होगा, आपने 3 लिखने हैं। और ये भी याद रखना है कि इन मेडिकल फील्ड उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेडिकल फील्ड के 3 यूजेस लिखने हैं आइसोटोप्स के।
तो हम अपनी आंसर शीट पे पार्ट 3 की हेडिंग देंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमने यहाँ पे लिखा यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन मेडिकल फील्ड। हेडिंग्स देंगे तो इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो इसलिए हमने हेडिंग दे दी। फिर हमने 1 2 3 करके 3 जो है वो यहाँ पर यूजेस लिख दिए। फर्स्ट यूज हमने लिखा आयोडीन 131 इज यूज टू लोकेट ब्रेन ट्यूमर, और यानी कि आयोडीन 131 जो है ये आइसोटोप है जो ब्रेन ट्यूमर को लोकेट करने और थायराइड की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। दूसरा हमने यूज लिखा कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर की प्रिवेंशन, कैंसर से बचाव के लिए रेडिएशन थेरेपी जो होती है उसमें यूज होता है। और थर्ड वन हमने यहाँ पर यूज लिखा कि जो सोडियम 24 है, एक आइसोटोप होता है सोडियम का, ये ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में या पार्ट 4 में हम कह रहे हैं कि राइट द ग्रुप एंड पीरियड नंबर ऑफ फॉस्फोरस, साथ में ये दिया हुआ है इसका सिंबल, एंड बोरॉन साथ में इसका सिंबल भी दिया हुआ है, फ्रॉम देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो कह रहे हैं फॉस्फोरस और बोरॉन के लिए ये सिंबल्स हैं, तो इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इनके ग्रुप और पीरियड नंबर जो है वो लिखें। इसके लिए आंसर शीट पे हमने क्या किया, पार्ट 4 लिखा और फिर हमने जो है बताया कि अब हमें देखें गिवन क्या है, यहाँ पर फॉस्फोरस का भी हमें सिंबल दिया हुआ है, बोरॉन का भी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखेंगे, एक एक करके लिख लेते हैं। पहले फॉस्फोरस की लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। किस तरह से पता चली, ये हमने यहाँ पर देखा फॉस्फोरस का, ये देखिए ये क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से पता चला। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 प्लस 6 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 12 13 14 15 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो एटॉमिक नंबर जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक एटम में, इसलिए ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी। अब इससे क्या पता चल रहा है कि देखिए ये 3 है, इस 3 से पता चल रहा है कि पीरियड नंबर क्या होगा, 3 होगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल क्या है, 3/3 शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ग्रुप नंबर क्या होगा, 5A। तो इस तरह से हमने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर लिखे फॉस्फोरस के। इसी तरह बिल्कुल हमने बोरॉन के लिए भी कर लेंगे। हमें पता है यहाँ से 5 से एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p1, तो उसका पीरियड नंबर क्या होगा 2, और ग्रुप नंबर क्या होगा इसका 1 2 3 3A। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन करें फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बनानी और थोड़ी सी अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर शीट पे हमने यहाँ पर पार्ट नंबर करेक्टली उसको मेंशन किया। साथ में हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर मैग्नीशियम का एटम पहले बनाएंगे। हमने यहाँ मैग्नीशियम का एटम बनाया, फिर 2 फ्लोरीन के एटम बनाए, और हमने यहाँ पर मेंशन किया, यानी इसकी हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी कि अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, या आउटर मोस्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक फ्लोरीन जो है एटम जो है वो गेन कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, फिर हमने यहाँ पर, अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी यहाँ पे, अगर आपके पास भी ना हो आप भी इसी तरह बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पेस हो तो आप बेशक इसको इस तरह से इक्वेशन को लेके चलें। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे की तरफ इक्वेशन को लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हमने एरो लगाया और फिर हमने जो है वो फिर नीचे क्या दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बनाए, अब ये नीचे एरो लगा के यहाँ पर मैग्नीशियम का आयन बनाया, क्योंकि हमने कहा कि मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, और हमने यहाँ पे देखा 2 फ्लोराइड के आयन्स बन गए। तो हमने यहाँ लिख दिया दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम का आयन और 2 फ्लोराइड के आयन्स। और क्योंकि डायग्राम्स हमने एक्सप्लेन करना है तो इसलिए देखें डायग्राम्स लाजमी बनानी है। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर फ्लोरीन के अंदर शो कर दिए और इसको मैग्नीशियम आयन के तौर पे दिखा दिया, और यहाँ पे इनको फ्लोराइड आयन्स के तौर पे दिखा दिया है। फिर हमने जो है वो एरो लगाया और उसके बाद फिर हमने इसके नीचे यहाँ पर एरो लगा के हमने दिखा दिया कि अब ये मैग्नीशियम फ्लोराइड का जो है वो कंपाउंड बन गया है। और साथ में हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मौजूद होती हैं आयनिक बॉन्ड में या आयनिक कंपाउंड्स के जो आयन्स होते हैं उनके दरमियान, तो उसकी वजह से आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम फ्लोराइड जो है ये बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 6 में वो कह रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मोल्टन सोडियम क्लोराइड विदाउट डायग्राम। अच्छा, उन्होंने बता दिया डायग्राम नहीं बनानी, और उन्होंने कहा है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मोल्टन सोडियम क्लोराइड को एक्सप्लेन करना है। तो हम क्वेश्चन पेपर में हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे पार्ट जो है वो यहाँ पे लिखा पार्ट 6, इसके बाद हमने इसमें क्या बताया कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और देखिए इंस्ट्रक्शंस में ये बात है कि 3 से 4 लाइंस होनी चाहिए।
तो जहाँ एक्सप्लेनेशन है वहाँ बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं लिखनी, 3 से 4 लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर हमारे देखिए पार्ट्स लंबे लंबे गए हैं, जिस तरह यहाँ पार्ट 5 में हमने देखा था, लेकिन पार्ट 6 में ऐसा नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे 3 to 4 लाइन्स में। तो हमने यहाँ बताया कि जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है उसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो होते हैं, जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो जो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागते हैं या मूव करते हैं। और जब चार्जेस मूव करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मोल्टन सोडियम क्लोराइड में किस तरह से कंडक्ट होती है। 7th पार्ट में वो कह रहे हैं डिफरेंशिएट डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमने पार्ट 7 की हेडिंग दी अपने क्वेश्चन आंसर शीट पे। डिफ्यूजन एक तरफ लिखा, एक तरफ इफ्यूजन लिखा, बीच में लाइन लगा दी। इस तरह से 3 मार्क्स गए, हमने 3 चले यहाँ पर जो है वो डिफरेंसेस लिख दिए। फर्स्ट में तो इनकी डेफिनेशन आ जाएगी जो कि क्लियर डिफरेंसेस बता देगा कि डिफ्यूजन जो होती है वो क्या होती है, जब मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की एक एरिया ऑफ जहाँ पे उसकी हाई कंसनट्रेशन होती है उधर से वो मूव करके कहाँ जाती है जहाँ पे उसकी लो कंसनट्रेशन होती है। इफ्यूजन क्या होती है कि कोई भी गैस जो होती है वो स्केप करके चली जाती है, कहाँ पे कुछ छोटा सा होल होता है बहुत छोटा सा, उसके अंदर से स्केप करके दूसरी तरफ चली जाती है, उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है उसमें हमने बताया कि जो डिफ्यूजन होती है वो सॉलिड्स में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है, गैस मॉलिक्यूल्स में भी होती है, जबकि जो इफ्यूजन होती है वो सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स में होती है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी बताया। थर्ड इसके जो डिफरेंसेस में हम बताते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पूरी स्पेस में जो है वो, अब देखिए परफ्यूम आप स्प्रे करते हैं किसी रूम के किसी कोने में, वो मूव करके जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते करते दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द स्पेस, जबकि डिफ्यूजन में, जबकि इफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ टाइनी होल से जो उनकी मूवमेंट होती है उसी को हम इफ्यूजन जो है वो उसमें शुमार करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने फेडरल बोर्ड की जो 2019 का जो 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो पेपर है इसको हमने इसे 7 पार्ट सॉल्व किए, इसके सेक्शन बी के 7 पार्ट सॉल्व किए हैं। इसके मजीद 8 पार्ट्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।